आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 28 जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। कार्यक्रम में आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि सरकार के लिए विनिवेश क्यों है जरूरी और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। साथ ही बात होगी कोरोना के अपडेट की और इसके अलावा बताएंगे कि राफेल के लिए क्यों चुना गया अंबाला एयरबेस। फिलहाल आप मुख्य समाचार सुनिए माधुरी से। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुलाने के बारे में राज्यपाल द्वारा मांगे गए बिंदुओं पर जवाब का प्रस्ताव जल्द राज्यपाल को भेजेगी। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। IRCTC और SBI ने अपना एक नया संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें यात्रियों को ट्रेन की अपर क्लास में आरक्षण कराने पर 10% तक वैल्यू बैक सहित कई तोहफे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए गठित आयोग को पुनर्गठित करने की अर्जी आज खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली के मामले से संबंधित एक अवमानना याचिका की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टल गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि मंदिर की नींव में कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब से सेना को जमीन लेने के लिए NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का आज निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थीं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज बन गए हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 23 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी। इसे लेकर पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि किन सेक्टर्स को लेकर क्या नीति बनेगी, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उनके इस बयान के बाद लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार सब निजी हाथों में देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। विपक्ष ने भी निजीकरण का आरोप सरकार पर लगाया है। इस मसले से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने के लिए मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंखधर से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि विनिवेश और निजीकरण, इन दोनों टर्म्स का अक्सर साथ में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? जी देखिए, विनिवेश शब्द का अर्थ समझिए। विनिवेश का मतलब है कि जो आपने पहले से निवेश कर रखा है उसको बाहर निकाल लेना, ठीक है, डिसइन्वेस्ट कर लेना। तो यानी कि इसको अगर इस तरह समझें, सरकारी कंपनियों के नजरिए से समझें, तो सरकार ने जो कंपनियां आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले शुरू की थी, जिनमें उन्होंने निवेश किया था, उसको अब वो बाहर निकाल रही हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी बेच के निकल रही है और नए निवेशक उसमें आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विनिवेश करना, ठीक है। अब आप समझिए, आपने कहा कि निजीकरण इससे किस तरह अलग है। अगर किसी कंपनी में किसी बाहरी कंपनी की मिल्कियत यानी कि मालिकाना हक 51% या उससे ज्यादा हो जाता है, तब वो कंपनी का निजीकरण कहलाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार की 75% हिस्सेदारी है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक हम उदाहरण ले रहे हैं, हिस्सेदारी अलग हो सकती है। एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी है और उसको वो 75% से घटाकर 70% कर देती है, तो ये हुआ विनिवेश कि 5% हिस्सेदारी सरकार ने अपनी बैंक में और बेच दी। लेकिन अगर मान लीजिए वो 75 से अपना स्टेक इतना बेच देती है कि सरकार के पास जो हिस्सेदारी है वो 49% रह जाती है और 51% हिस्सा उसका निजी कंपनी पर या निजी हाथों में या किसी ग्रुप पर चला जाता है, जिससे सरकार की मिल्कियत उस पर से चली जाती है, सरकार का निर्णय लेने का अधिकार उस पर से चला जाता है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि इसका निजीकरण हो गया। शुभम जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि महामारी के इस दौर में जब अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी की चपेट में है, तो क्या सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच पाएगी? और अगर मान लीजिए बिक भी गई तो इससे सरकार और आम आदमी को क्या फायदा होगा? जी देखिए, बड़ा आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि इस समय अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बहुत दिक्कत में है।
सरकार के रेवेन्यू टूटे हुए हैं, सरकार को टैक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी से बहुत सारे जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो अभी पूरी तरीके से वापस ही नहीं हो पाई है, उनकी औद्योगिक गतिविधियां भी बहुत दिक्कत में। ऐसे समय में सरकार जब हिस्सेदारी बेचने जा रही है तो वो इसलिए जा रही है, शायद यह चीज सरकार को विनिवेश करने का बल दे रही है कि शेयर बाजार फिर से निफ्टी 11,300 के स्तर पर है, अपने ऑल टाइम हाई से केवल 10% मान लीजिए कि नीचे है, 10% भी अब नहीं रह गया, उससे भी कम नीचे है। जब ये हिस्सेदारी बिकेंगी तो कहाँ बिकेंगी? शेयर बाजार में बिकेंगी। तमाम आर्थिक नकारात्मक खबरें हो अर्थव्यवस्था के नजरिए से, तमाम आर्थिक गतिविधियां अभी रुकी हुई हो, थमी हुई हो, लेकिन इसके बाद भी शेयर बाजार में लगातार निवेश आ रहा है और शेयर बाजार लगातार खरीदारी दिखा रहे हैं और उनमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो, चाहे वो DIIs हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये पैसा लगा रही हैं, जिसके बलबूते बाजार अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब सरकार विनिवेश करने आएगी तो उसको इसी बाजार में आना है। अगर अच्छी कंपनियां अच्छे भाव पे बिकेंगी तो जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं पुरानी कंपनियों में, वो इन नई कंपनियों में भी लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि कल को स्टेट बैंक का कोई FPO आता है, या मान लीजिए कि सरकार जिन कंपनियों की कैबिनेट में मंजूरी है 22-23 कंपनियों की, उनमें कुछ अगर ऐसी कंपनियां हैं जिनको सरकार बाजार में लाती है और जिनकी डिमांड बढ़ती है, जैसे IRCTC हमारे पास एक एग्जांपल है। IRCTC का IPO आया, उसे हाथों हाथ लिया गया, बाजार में उसने 1 साल के भीतर भीतर लोगों को बहुत अच्छे 2 गुने 3 गुने के रिटर्न भी दे दिए। तो अगर ऐसी कंपनियां आती हैं जो हाथों हाथ ली जाती है तो निश्चित तौर पर विनिवेश इस समय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शेयर बाजार में जो सेंटीमेंट है वो अच्छे हैं। अब आपका दूसरा सवाल कि क्या विनिवेश से फायदा होगा, तो देखिए सरकार की आय का जो स्रोत है सबसे बड़ा, वो है टैक्स। जब हम लोग खरीदारी करते हैं, जब हम लोग कमाते हैं, जब हम लोग खर्च करते हैं, जब हम लोग निवेश करते हैं, तो उस पर एक हिस्सेदारी, एक टैक्स होता है जो सरकार को मिलता है। वही सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अब इस साल ये सबको पता है, लॉकडाउन लगने के कारण सरकार के जो कर संग्रह के लक्ष्य हैं, जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट हैं, वो बुरी तरह से सरकार उन पर पिछड़ने वाली है। अब जब टैक्स नहीं आएगा तो सरकार को पैसा कहां से आएगा? तो सरकार को एक अगली उम्मीद होती है कि ठीक है, विनिवेश करके हम पैसा लाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार ने 2.1 लाख करोड़ यानी कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि ये सोचा है कि हम विनिवेश के जरिए ले आएंगे। जो बड़ी कंपनियां लाइन में थी विनिवेश की, उनमें LIC थी। ये उम्मीद थी कि LIC का IPO आएगा और LIC का IPO अगर आता है तो वो अच्छा पैसा सरकार को दिला के ले जाएगा। एक बड़ी कंपनी जिसका लंबे समय से जिसे बेचने की कोशिश चल रही है वो है एयर इंडिया। मौजूदा परिदृश्य में शायद एयर इंडिया को अच्छा पैसा ना मिले, सरकार उसमें फिर पीछे हट जाए क्योंकि एविएशन सेक्टर की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तो एयर इंडिया के विनिवेश पे अब शायद सरकार पीछे हट सकती है। तो ये समझने की बात है कि अब सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम कर संग्रह के लक्ष्य पे पिछड़ेंगे तो कम से कम डिसइन्वेस्टमेंट करके, विनिवेश करके सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेच के तो पैसा जुटा लें। ये सरकार की कोशिश इसलिए है, ये सरकार को फायदा होगा। आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी को ये फायदा हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी अच्छे कंपनी में, पहली बात तो मोटे तौर पे निवेश के प्रति लोगों का रुझान निश्चित तौर पर घटेगा क्योंकि लोगों की तनख्वाहें कटी हैं, लोगों की रोजगार छिने हैं। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का नंबर आया कि इक्विटी निवेश करने वाले जो लोग हैं वो घटे हैं, जो 95% तक उनका इनफ्लो है जो घट गया है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर इसके बाद भी कुछ ऐसे निवेशक हैं जो अभी बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिनकी पॉकेट ही अलाउ कर रही है, जिन्होंने अपने अन्य खर्चों पर अंकुश लगाकर और अभी भी निवेश जारी रखा है, तो उनके लिए निश्चित तौर पर फायदा होगा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अंतहीन सिलसिला हो गया है, हर रोज एक नया रिकॉर्ड। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रोज इस बात की जानकारी हमें देता है कि बीते 24 घंटों में कितने केस मिले, लेकिन आज से वहां भी ये नजर नहीं आया। वेबसाइट पर कहीं भी ये नहीं दिखा कि पिछले 24 घंटों में कितने नए मामले आए। अब देश में संक्रमित मामलों के लिए कुछ जोड़ बाकी करना होगा, गणित लगानी होगी। आखिर कब तक ऐसा रहेगा? क्यों ऐसा किया है मंत्रालय ने? ये जानने के लिए हमारी सहयोगी माधुरी ने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से बात की है। देखिए, पहले तो समझना होगा कि कुल केसेस के नंबर्स को बताना वाला जो कॉलम है उसमें से हटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो 3 तरह से बताए जाते थे। एक तो ये होता था कि टोटल कितने केसेस हुए,
वो बताया जाता था। दूसरा कि कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने डेथ्स के केसेस हैं और कितने क्योर्ड, यानी कि जिसको आप रिकवरी बोलते हैं, वो सारे कॉलम्स होते थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का एक तरह से ऑफिशियल अभी बयान तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात हुई उन लोगों का कहना था कि अभी ये रिस्ट्रक्चर के पीरियड में है हमारी वेबसाइट, और इसलिए इसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि चेंजेस टोटल केसेस के बारे वाले जो कॉलम है उसमें ही क्यों आए, जबकि आपने एक्टिव केसेस स्टेट वाइज और फिर उसके बाद टोटल देती थी, वो सारा कुछ है इसमें। जैसे आपको बताऊं कि अभी जो इंडिया में टोटल जो केसेस हैं, आपके पास करीब 14,73,156 केसेस टोटल हो गए हैं रिकॉर्ड आज, जबकि 47,000 बढ़ोतरी हुई है कुल केसेस में आज केवल एक दिन में। तो इस 47,703 अगर आपको जानना हो किसी हमारे देशवासी को, तो अब उसको करना ये होगा, नए जो बदलाव है वेबसाइट में, जो पहले एक नजर में दिख जाता था, आप टोटल क्योर्ड हुए लोगों को और टोटल डेथ हुए लोगों को ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने एक्टिव केसेस हैं, ठीक है। और ये सम जो है गेम, उसके बाद आपको मिलेगा कि 47,703 केसेस रिकॉर्ड हुए। मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बताता हूँ आपको जी। कि जैसे अभी 47,703 केसेस टोटल केसेस रिकॉर्ड हुए 24 घंटे में पिछले, और न्यू रिकवरीज 35,175 हुई, ठीक है। जो डेथ्स हुई है वो करीब 654 हुई है। तो ये जो मिला करके डेथ्स और रिकवरी का जो टोटल नंबर है, उसको जब आप जोड़ेंगी, उसमें से टोटल जो हमने 47,000 बताया, तो वो नंबर्स आपको सीधे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। आपको एक्टिव केसेस जो दिया हुआ है उसमें ऐड करना पड़ेगा। दो ही रीजन होते हैं, आइदर डेथ होती है या रिकवर होते हैं, और टोटल केसेस में जो एक्टिव वो बच गए जो इन दोनों से बाहर हैं। तो केवल एक्टिव केसेस सरकार बना रही क्योंकि वो कम दिख रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं है, एक अजीबोगरीब इनिशिएटिव है। हालांकि अजीबोगरीब नहीं है, बहुत ही कॉन्शियस अप्रोच चाहिए कि कम से कम नंबर्स दिखे। तो दीपू जी, आपको क्या लगता है कि ये किस लिए कर रहे हैं, कि लोग डरना बंद कर दें? क्योंकि नंबर्स जब ज़्यादा देखते हैं तो ज़्यादा डर लगता है। ओहो, आज 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, हम लोग हर रोज़ देखते हैं कि कितने नंबर्स ज़्यादा है। ना केवल नेशनल लेवल पर, बल्कि हम अपने शहर और ज़िले के नंबर्स भी देखते हैं, राज्य के भी देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि डर नहीं हो लोगों में, इसलिए किया गया है ये तो और डरने की बात है, क्योंकि आप अभी टोटल नंबर छिपा रहे हो सकता है एक्टिव केसेस के आप टोटल प्रोसीजर में ही हाइड कर रहे होगे बहुत कुछ। ये तो ये क्वेश्चन करता है, तो और डर बढ़ जाता है कि हमें यही नहीं पता कि क्या चल रहा है। कितने हॉस्पिटल्स में आपके यहाँ डेली लोग आ रहे हैं, कितने आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, कितनी जगह आप इलाज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने टेस्ट कर रहे हो। आप देखोगे इनिशियली टेस्ट का कोई नंबर्स नहीं आता था। 22 मार्च को जा करके उसके बाद थोड़े 1500, 1600 इस तरह के नंबर शुरू हुए रोज रोज बढ़ना। और हालांकि आज की डेट में बहुत बढ़िया टेस्टिंग हो रही है, 5 लाख से के आसपास, और टोटल करीब एक तरह से कहा जाए कि 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है। लेकिन ये एक तरह से यही वजह है कि डर खत्म करने के लिए नहीं, क्योंकि आप बता करके डर दूर करते हैं, छुपा करके डर नहीं दूर कर सकते। आप मैथमेटिक्स लगा के जो लोग कर लेंगे वो डर जाए, और जिनको मैथ थोड़ा बहुत नहीं आती हो तो वो डर से बचे रहे। इसका कोशिश आप कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि एक्टिव केसेस में टोटल क्योर्ड और डेथ को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल नंबर। जी, और इस मामले में एक ये भी कहना है कि टेस्ट जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा नंबर्स टेस्ट के होते जा रहे हैं, और उसी संख्या में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, एक ये सफाई दी जाती है कि इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, अगर आप टेस्ट कर रहे हो और नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो आप और ज्यादा टेस्ट करो। नंबर बढ़ा, इसका मतलब मरीज थे, आप टेस्ट नहीं कर रहे थे अभी तक। ये तो सीधा सा यही सवाल है कि आप टेस्ट बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और इतना बढ़िया आपने टेस्टिंग इस समय बढ़ाई। अगर यही काम थोड़ा पहले होता शायद ज्यादा बेटर कंट्रोल करने में, क्योंकि टेस्टिंग केवल टेस्ट करके हमको जानना नहीं है, टेस्ट करके आप एक अंदाजा लगाते हो कि इसकी स्पीड होने का जो चांसेस है, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात होती है, वो कहाँ ट्रेस कर सकते हैं, वो आदमी किससे मिला अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो। अब तो सारे के इस तरह के ट्रेसिंग के फार्मूले ही एक तरह से तहस नहस है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से आप लोगों को जोड़ रहे हो, क्योंकि टेस्ट से नंबर बढ़ते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, बिना टेस्ट के कैसे नंबर बढ़ेंगे। इसलिए जिन लोग, जब सीरो टेस्ट होता है जैसे दिल्ली में हुआ, तो अचानक पता चला कि दिल्ली में 23% यानी कि करीब 40 लाख लोग ऑलरेडी एक्सपोज कोरोना से। लेकिन वो सारे लोग मर नहीं गए और सारे लोगों की रिकवरी में नहीं काउंट कर दोगे आप। लेकिन इतना जरूर है कि वो इधर इम्यून
इम्यूनिटी आ गई उनके अंदर। तो एक पॉजिटिव साइन भी है टोटल चीजों को बताने का, ट्रांसपेरेंट रखने का। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अब तो नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर रोज़ 1 लाख लोग पॉजिटिव मिलेंगे और आने वाले दिनों में तो और भी ये संख्या बढ़ सकती है। इस पर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए 1 लाख तो वही होगा कि जब ये टेस्ट उसे एक अकॉर्डिंगली करे, क्योंकि 1.34 बिलियन पॉपुलेशन में आप अभी अगर 5 लाख टेस्ट कर रहे हो डेली, और ये भी सैंपल टेस्ट है। यहाँ भी आप देखिए कुछ देश लोगों का टेस्ट करते हैं और कुछ लोग जो है वो सैंपल का टेस्ट करते हैं। कई बार होता है कि एक आदमी के 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट होते हैं, तो 3 बार काउंट हो जाएगा। तो आप टेस्ट तो बढ़ाइए, नो डाउट, जो भी प्रोसीजर ले रहे हो आप, सैंपल कर रहे हो, लेकिन वो टेस्ट अगर बढ़ता है तो नो डाउट केसेस बढ़ेंगे और सामने आएंगे। केसेस बढ़ेंगे क्या, केसेस रिपोर्ट होने लगे, जो केसेस हाइट थे। और 1 लाख तक जो नंबर्स थे वो मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि सितंबर के आसपास तक वो पहुंच जाएगा। अगस्त के लास्ट या सितंबर के शुरू तक ये पहुंच सकता है नंबर, अगर टेस्ट बढ़ता गया। वैसे इंडिया में ये लग रहा है कि कुछ हद तक इम्यूनिटी लोग कर रहे हैं। तो ये थे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय, जिनसे हमारी सहयोगी माधुरी बात कर रही थी। इसके साथ ही एक और बात आपको बता दें कि दिन भर में तो हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी अहम खबर लाते ही हैं, लेकिन इससे जुड़ी और तमाम खबरें, विश्लेषण और जानकारियां होती हैं जिन्हें हम रोज़ डिटेल में अपने कोरोना कवरेज पॉडकास्ट में शामिल करते हैं। इसे आप आज तक रेडियो की वेबसाइट के अलावा तमाम पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। पूरे देश को कल का इंतजार है, जब फ्रांस से आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों की भारत के आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देगी। 27 जुलाई को फ्रांस से चले और 7000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर 5 राफेल विमानों की पहली खेप के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस भी तैयार है। सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर तक के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। इस बीच लोगों की दिलचस्पी ये जानने में भी है कि राफेल को रखने के लिए अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या कारण है। और यही जानने के लिए मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में एग्जीक्यूटिव एडिटर और रक्षा और सैन्य मामलों के जानकार संदीप उन्नीथन से बात की। अंबाला एयरबेस जो है बहुत नजदीक है हमारे दोनों फ्रंट से। एक तरफ जो है पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। और जैसे कि आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स एक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करती है, जो मतलब वक्त आने पे पाकिस्तान और चीन को कैसे वो लड़े एक साथ, मतलब दोनों फ्रंट्स को कैसे वो टैकल कर सके। और अंबाला एक एयरबेस एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां से वो जहां की जो फाइटर एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करने पे दोनों एरियाज कवर कर सकती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो एक लो ऑल्टीट्यूड पे है। इसकी जो लोकेशन जहाँ पर है वहां से वो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं फुल लोड से टेक ऑफ कर सकते हैं, पूरे आर्म्स, एम्युनिशन और फ्यूल के साथ। और जैसे तिब्बत में अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना हो तो उनके वो काफी हाइट पे रहने की वजह से उनको फ्यूल कम लेना पड़ता है और पूरी लोड से वो टेक ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड जैसे आप जानते हैं वो उसके बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, फुल लोड से टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो अंबाला एयरबेस एक ऐसी जगह पे है, लोकेटेड है, जहां से वो मतलब अपनी पूरी वेपन लोड और पूरे फ्यूल लोड के साथ फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सकते हैं। संदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये राफेल किस स्क्वाड्रन को दिए जाने वाले हैं और अंबाला एयरबेस में इनके लिए किस तरह के बदलाव किए गए हैं। दो स्क्वाड्रन्स आएंगे रफाल के, जैसे पूरे 36 एयरक्राफ्ट का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2016 में, उसके तहत एक स्क्वाड्रन होगा हसीमारा में पश्चिम बंगाल में और दूसरी स्क्वाड्रन जो है इधर अंबाला में बेस्ड होगा। और ये एक ऐसे स्क्वाड्रन था जो पहले जिनके पास मिग 21 एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करती थी, और वो जब रिटायर हो गए तो इस बेस के पास कोई मतलब स्क्वाड्रन के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं थे। तो जो अत्याधुनिक रफाल एयरक्राफ्ट अभी जो आ रहे हैं स्क्वाड्रन को दिए जा रहे हैं, नंबर
16 स्क्वाड्रन, कोई बहुत पुराना एक स्क्वाड्रन है, बहुत ही फेमस एक स्क्वाड्रन है। और अंबाला एयरबेस पे काफी सारे मॉडिफिकेशंस ऐसे बनाए जिससे वो रफाल एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करे। ग्राउंड पे काफी सारे लॉजिस्टिक्स, इसके एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग या उसकी जो वेपन्स वगैरह सब ये करने के लिए पूरी तैयारी कर दी उन्होंने ग्राउंड पे ही। काफी महीनों से चल रहा है ये काम। अंबाला पे होगा और हासीमारा में भी। तो ये ऐसे बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक बेस है जिसकी वजह से उनको इस जगह को चुना गया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगर आपको आज तक रेडियो के पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो और लोगों को हमारे बारे में बताइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सुनवाइए। और हाँ, अगर कोई भी सुझाव शिकायत है तो बेहिचक radio@aajtak.com पर ईमेल कर दीजिए। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। तो अब मेरे साउंड के साथी सचिन और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।